नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दोपहर में। हूं प्रीति सिंह। शुरुआत मुख्य समाचारों के साथ। लोकसभा चुनाव नतीजों से पहले बैठकों का दौर शुरू। चुनाव बाद रणनीति पर चर्चा के लिए एनडीए घटक दलों के नेताओं की बैठक आज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह समेत तमाम एनडीए नेताओं के मौजूद रहने की उम्मीद। नतीजों के बाद की रणनीति तैयार करने में जुटा विपक्ष। अब से कुछ देर बाद कांग्रेस समेत दूसरे विपक्षी दलों के नेताओं की बैठक। ईवीएम और वीवीपैट के मुद्दे पर चुनाव आयोग से भी मिलेगा विपक्षी दलों का प्रतिनिधिमंडल। 100% वीवीपैट मिलान की याचिका सुप्रीम कोर्ट में खारिज। कालाधन कानून संबंधी मामले में हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक। केंद्र की अपील पर आरोपी गौतम खेतान को नोटिस जारी कर 6 हफ्तों में मांगा जवाब। केंद्र की 2016 के कालाधन कानून को जुलाई 2015 से लागू करने की अधिसूचना पर दिल्ली हाईकोर्ट ने लगाई थी रोक। विदेशी निवेशकों के लिए भारत आकर्षण का प्रमुख केंद्र। चेन्नई में ग्रेट लेक इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के दीक्षांत समारोह में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू का संबोधन। छात्रों से वैश्विक स्तर का कौशल हासिल करने की कही बात। किर्गिज राजधानी बिश्केक में आज से शंघाई सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की 2 दिवसीय बैठक। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज करेंगी भारत का प्रतिनिधित्व। आतंकवाद समेत सामयिक मुद्दों पर चर्चा की उम्मीद। जून में होने वाली एससीओ शिखर सम्मेलन की तैयारियों की भी होगी समीक्षा। और बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे चुनाव से जुड़ी खबरों की। बीजेपी ने 23 मई यानी नतीजे आने से पहले एनडीए घटक दलों की आज बैठक बुलाई है और इसमें चुनाव बाद रणनीति पर चर्चा एनडीए नेताओं के साथ होगी। बैठक में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और एनडीए के नेता आम चुनाव के बाद की रणनीति तैयार करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी इस बैठक में मौजूद रहने की संभावना है। हमारे सहयोगी अखिलेश सुमन इस समय हमारे साथ जुड़े हैं, उनका हम रुख करेंगे। अखिलेश, जाहिर तौर पर एनडीए के तमाम बड़े नेता इस बैठक में शामिल होंगे। कितनी अहम ये बैठक आगे की रणनीति को लेकर और कितने बजे ये बैठक हो सकती है? देखिए, 2 बैठकें होनी है। एक बैठक बीजेपी की अपनी अंदरूनी बैठक है जिसमें कि पार्लियामेंट्री बोर्ड के बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड के जितने उपस्थित सदस्य अभी मौजूद हैं वो सब आएंगे और उसमें कैबिनेट मिनिस्टर भी रहेंगे जिसे कि बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने बुलाया है। आप सोच सकती हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव इसे माना जा रहा है। इतना लंबा चुनाव भी कहीं नहीं हुआ है। आप यह भी जान रही हैं कि पूरा बीजेपी का पूरा नेतृत्व इस चुनाव में 1.5 महीने से ज़्यादा, तकरीबन 2 महीने से ज़्यादा पूरे चुनाव की प्रक्रिया में लगे हुए थे और ऐसे में सभी नेताओं को अपने अपने अनुभवों को भी शेयर करना है और उन अनुभवों के आधार पर आगे की रणनीति भी तय करनी है। तो यह एक आज की जो 4:30 बजे की बैठक है बीजेपी की, यह एक अनौपचारिक लेकिन अहम बैठक है जिसके माध्यम से वे एनडीए के साथ किस तरीके से आगे संबंधों को आगे ले जाएंगे, इस पर भी विचार होना है। और 23 मई के बाद जो स्थिति बनेगी उस स्थिति पर भी एक अनौपचारिक चर्चा होनी है। उसके बाद शाम में 7:30 बजे बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने अशोका होटल में बुलाया है एनडीए के नेताओं को एक डिनर मीटिंग के लिए। यह भी मीटिंग तकरीबन उसी बात पे है, किस तरह के एनडीए नेताओं ने आपस में कोऑर्डिनेशन करके और इस क्रूशियल इलेक्शन को सफलतापूर्वक संचालित किया, अपने मुद्दे उठाए, किस तरह के मुद्दे ज़्यादा आकर्षित किए, सारी बातों पे एनडीए के नेता भी आज चर्चा करेंगे। और जैसा कि आप जानती हैं कि जेडीयू उनका नया सहयोगी था, जेडीयू ने भी पटना से संकेत दिया है कि वो एनडीए में शामिल हो सकते हैं। अभी तक जेडीयू एनडीए में शामिल नहीं हुआ था। तो आगे किस तरह से जेडीयू एनडीए में कौन और नए सदस्य शामिल हो सकते हैं, इन सारी चीज़ों पे अनौपचारिक चर्चा होगी। और मुझे लगता है कि 23 मई के बाद जो स्थितियां बनेगी उस पर खास तौर पे चर्चा होगी कि विपक्ष की रणनीति को किस तरीके से मुकाबला किया जाए, विपक्ष किन मुद्दों को उठा सकता है चुनाव नतीजे आने के बाद, क्योंकि आमतौर पर चुनाव नतीजे आने के बाद विपक्ष भी अपने तरीके से चुनाव के मामले में एक रुख रखता है। तो उन सारी चीजों पे आज विचार होगा। प्रीति, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश इस जानकारी को फिलहाल हम तक पहुंचाने के लिए आपका। और जैसा आप विपक्ष की रणनीति की भी बात कर रहे हैं, तो नतीजों से पहले विपक्षी दल भी आगे की रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं। इसी क्रम में आज दिल्ली में कांग्रेस समेत दूसरे विपक्षी दलों के नेताओं की आज बैठक होनी है। बैठक में कई विपक्षी दलों के नेताओं के शामिल होने की संभावना है। इसके अलावा विपक्षी पार्टियां आज ईवीएम और वीवीपैट के मामले में चुनाव आयोग से
मिलने की तैयारी में है। बैठक आज शाम करीब 3 बजे होनी है। प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री और तेलुगु देशम पार्टी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू करेंगे। प्रतिनिधिमंडल में कांग्रेस, वामदल, बीएसपी, एनसीपी समेत कई विपक्षी दलों के नेताओं के शामिल होने की उम्मीद है। चुनाव आयोग से मिलने वाले दलों में ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस भी शामिल हो सकती है। वित्त मंत्री और बीजेपी नेता अरुण जेटली ने द मैसेज ऑफ एग्जिट पोल्स के नाम से ब्लॉग लिखा है। उन्होंने लिखा है कि कई लोग एग्जिट पोल की सत्यता और सटीकता पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन ये सच्चाई है कि जब सभी एग्जिट पोल एक ही तरह के रुझान दिखाते हों तो नतीजे भी इसी तरह आएंगे। अगर 23 मई को एग्जिट पोल और नतीजे समान रहे तो विपक्षी दलों का ईवीएम से छेड़खानी का बनावटी मुद्दा भी खत्म हो जाएगा। 2014 के नतीजे और एग्जिट पोल को देखें तो साफ संकेत है कि भारतीय लोकतंत्र काफी परिपक्व हो गया है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने अपने ब्लॉग में लिखा है कि वंशवादी पार्टियों, जातिवादी दलों और वाम दलों को 2014 में एक झटका लगा था। 2019 में ये और मुखर रूप से दोहराया जाएगा। विरोधाभासी दलों की गठबंधन पर मतदाता अब भरोसा करने को तैयार नहीं है। वो त्रिशंकु नतीजे नहीं चाहता जिससे अवसरवादी और अस्थिर गठबंधन को कोई मौका मिल सके। अरुण जेटली ने कहा कि चुनाव में जीत के लिए जातीय समीकरण के आधार पर गठबंधनों का समय बीत चुका है। मतदाता अब बनावटी मुद्दों की जगह राष्ट्रीय हित के मुद्दों को तरजीह दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ 2014 में भी विपक्ष के निजी अभियानों को लोगों ने नामंजूर कर दिया था और 2019 में भी इसे स्वीकार नहीं किया है। मतदाताओं ने संकेत दिया है कि नेताओं को योग्यता के आधार पर आंका जाता है, न कि जाति या परिवार के नाम पर। प्रधानमंत्री मोदी की जाति पात से ऊपर जनता के लिए काम करने के नजरिए को मतदाताओं ने स्वीकार किया है। अरुण जेटली ने कांग्रेस पर अपने पुराने रुख का जिक्र करते हुए कहा कि गांधी परिवार पार्टी के लिए गले की फांस बन गया है। नया भारत वैचारिक स्पष्टता के साथ आगे बढ़ रही पार्टियों के साथ है। अगर विपक्षी दल 2019 के आने वाले नतीजे को स्वीकार नहीं करेगा तो मतदाता से उनकी दूरी बढ़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। लोकसभा चुनाव के लिए मतदान खत्म होने के बाद अब सभी को 23 मई को होने वाली मतगणना का इंतजार है। राजधानी दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों के लिए भी काउंटिंग सेंटर बनाए गए हैं। आइए आपको बताते हैं कि किस तरह से है दिल्ली में मतगणना की तैयारी। दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों की मतगणना के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी रणबीर सिंह ने बताया कि दिल्ली की 7 सीटों के लिए 7 काउंटिंग सेंटर तय किए गए हैं। चांदनी चौक सीट के लिए भरतनगर, उत्तर पूर्वी दिल्ली के लिए नंद नगरी, पूर्वी दिल्ली के लिए कॉमनवेल्थ विलेज, नई दिल्ली के लिए गोल मार्केट, उत्तर पश्चिमी दिल्ली के लिए शाहबाद, पश्चिमी दिल्ली के लिए द्वारका और दक्षिणी दिल्ली के लिए सिरी फोर्ट में मतगणना केंद्र बनाए गए हैं। 7 हमारी जो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी है, 7 के लिए एक एक काउंटिंग सेंटर है और उनकी तमाम सुरक्षा ऑलरेडी करी जा रही है, जिसमें 3 टियर सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट है। जो अंदर स्ट्रॉन्ग रूम के बाहर जो सिक्योरिटी लेयर है उसमें पैरामिलिट्री फोर्स है। आइए जानते हैं कैसे होती है काउंटिंग। प्रत्याशी और उनके एजेंटों की उपस्थिति में रिटर्निंग ऑफिसर की देखरेख में मतों की गिनती कराई जाती है। सबसे पहले डाक मतपत्रों की गिनती होती है। इसके बाद ईवीएम वोटों की गिनती की जाती है। एक राउंड में 14 काउंटिंग टेबल पर एक ईवीएम होती है। ईवीएम में जितने वोट पड़े हैं, ये मशीन की रिजल्ट बटन दबाते ही पता चल जाते हैं कि किस उम्मीदवार को कितने वोट मिले हैं। इसी आधार पर वीवीपैट की पर्चियों की गिनती भी की जाती है। सबसे पहले पोस्टल बैलेट पेपर्स की काउंटिंग शुरू होती है 8 बजे। उसके बाद फिर जो ईवीएम वाली काउंटिंग है वो शुरू करते हैं और वो राउंड वाइज होती है। जैसे फर्स्ट राउंड होगा, हर एक एसी के काउंटिंग हॉल में फर्स्ट राउंड लिया जाएगा। तो किस टेबल पे, वो पहले से ईयर मार्क्ड होता है कि इस टेबल पे इस पोलिंग स्टेशन की मशीन आएगी। 23 मई को वोटों की गिनती सुबह 8 बजे से शुरू होगी। चुनाव आयोग की वेबसाइट पर आप चुनाव परिणाम मालूम कर सकेंगे। 23 मई को आने वाले लोकसभा चुनावों के नतीजों के लिए दिल्ली इस बार पूरी तरह से तैयार है। काउंटिंग सेंटर भी इस बार पूरी तरह से सुरक्षित हैं।
वीवीपैट के आ जाने से ईवीएम और चुनाव आयोग पर प्रश्न करने की संभावना भी कम हो गई है। कैमरा पर्सन योगेश के साथ मैं लीना शर्मा, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने चुनाव आयोग की सराहना करते हुए कहा है कि 2019 का लोकसभा चुनाव शानदार तरीके से संपन्न कराया गया। एनडीटीवी की सोनिया सिंह की पुस्तक डिफाइनिंग इंडिया थ्रू देयर आईज के विमोचन के मौके पर प्रणब मुखर्जी ने कहा कि अगर लोकतंत्र सफल हुआ है तो ये मुख्यतः सुकुमार सेन से लेकर मौजूदा चुनाव आयुक्तों द्वारा अच्छे से चुनाव संपन्न कराने के कारण है। Just now we have concluded the biggest democratic festival, grand election to the 17th Lok Sabha. The Chief Election Commission Sukumar Sen began in October 1951 and ended in April 1952. We began this great festival, and since then, Indian people, Indian electorate, have never lost their faith and confidence in this great play of democracy, where all of them are willing participants, no separatists, no call, either by the left-wing extremists in 1967 or by some extremist groups here and there. Whenever they call, people simply responded by participating more and more, and out of 900 million voters, even in this election, 67.3% have participated, more than 2/3. And after many years, I could exercise my right as a citizen Pranab Mukherjee, when I went to a booth and cast my vote. प्रणब मुखर्जी ने कहा कि कार्यपालिका तीनों आयुक्तों को नियुक्त करती है और वो अपना काम अच्छे से कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आप उनकी आलोचना नहीं कर सकते हैं, ये चुनाव का सही रवैया है। उन्होंने कहा कि संस्थानों की मजबूती के लिए भरोसा जरूरी है। And find out a suggestion that as there is some doubt about the functioning of the election commission during this election, there should be a different mode of choosing the members of the election commission. There may be some viewpoints, but at the same time we shall have to keep in mind the way the first general election was conducted. Of course, the size was not so big. India's total population was 350 million. Voting age was 21 years. But nonetheless, electorate were ignorant. For the first time, adult franchise was exercised in this country. And it was done by so successfully a civil servant that he was invited to conduct the plebiscite in Sudan. And the street in Khartoum has been mentioned, named after Sukumar Sen Street. He was appointed by the executive. All the chief election commissioners have been appointed by the executive till date. प्रणब मुखर्जी का ये बयान ऐसे समय में आया है जब विपक्षी दल लगातार चुनाव आयोग को निशाना बना रहे हैं। प्रणब मुखर्जी की इस टिप्पणी से एक दिन पहले कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने आरोप लगाया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समक्ष चुनाव आयोग का आत्मसमर्पण स्वाभाविक है और चुनाव आयोग अब निष्पक्ष या सम्मानित नहीं रह गया है। वहीं विपक्षी दल चुनाव आयोग के कथित तौर पर बीजेपी के प्रति झुकाव रखने को लेकर आयोग की आलोचना करते रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने लोकसभा चुनाव के लिए 23 मई को होने वाली मतगणना के दौरान ईवीएम के साथ वीवीपीएटी को 100% मिलाए जाने की मांग करने वाली याचिका खारिज कर दी है। अदालत ने कहा कि ऐसी याचिकाओं को बार बार समय नहीं दे सकते। दरअसल वीवीपैट के 100% काउंटिंग की मांग को लेकर कुछ टेक्नोक्रेट सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। वहीं
सुप्रीम कोर्ट ने काला धन कानून को बैक डेट से लागू करने के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। शीर्ष अदालत ने इस मामले में आरोपी गौतम खेतान को भी नोटिस जारी करके 6 हफ्तों में जवाब मांगा है। इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने आयकर विभाग को गौतम खेतान के खिलाफ कार्रवाई करने से रोक दिया था। दरअसल केंद्र सरकार ने 2016 के काला धन कानून को जुलाई 2015 से लागू करने की अधिसूचना जारी की थी, जिस पर दिल्ली हाईकोर्ट ने रोक लगा दी थी। इसमें बैकडेट से अपराधियों के खिलाफ केस दर्ज करने और जांच करने का प्रावधान था। केंद्र ने हाईकोर्ट के उस अंतरिम आदेश पर ऐतराज जताया था, जिसमें उसने आयकर विभाग को वीवीआईपी हेलीकॉप्टर घोटाले के आरोपी गौतम खेतान के खिलाफ कोई भी कार्रवाई करने से रोक दिया था। लोकसभा चुनाव के नतीजे आने से पहले ही मध्य प्रदेश में सियासत गर्मा गई है। बीजेपी ने विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की मांग की है। बीजेपी ने राज्यपाल को पत्र लिखकर विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की मांग करने जा रही है। नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने कहा है कि राज्य में बहुत सारे मुद्दे हैं, कांग्रेस सरकार के पास बहुमत नहीं है। 230 सदस्यीय मध्य प्रदेश विधानसभा में कांग्रेस के पास 114 और बीजेपी के पास 109 सीटें हैं। कांग्रेस बीएसपी के 2, समाजवादी पार्टी के 1 और 4 निर्दलीय विधायकों के समर्थन से सरकार चला रही है। उसे फिलहाल 121 विधायकों का समर्थन है। चुनाव में कांग्रेस बहुमत के जादुई आंकड़े 116 सीट से 2 सीटें कम हासिल कर पाई थी। उधर कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि बीजेपी मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार को अस्थिर करने की कोशिश कर रही है। वो राज्य की जनता के जनादेश को नकारने का प्रयास कर रही है। कांग्रेस का दावा है कि राज्य में उनकी सरकार को कोई खतरा नहीं है और वो शक्ति प्रदर्शन के लिए तैयार है। गवर्नर साहिबा से हम ये मांग कर रहे हैं कि बहुत से ज्वलंत मुद्दे हैं। 6 महीने विधानसभा चुनाव को हो गए, कांग्रेस पार्टी की सरकार बने हो गए। एक विधायक बहुजन समाज पार्टी के इनके साथ है, एक विधायक समाजवादी पार्टी के इनके साथ में है। इनके साथ में बाकी 4 निर्दलीय विधायक हैं और इनके अंदर भी काफ़ी अलग अलग गुट हैं। कोई कहता 2.5 मुख्यमंत्री की सरकार है, कोई कहता 3 की है, कोई कहता 3.5 मुख्यमंत्री की सरकार है। ऐसी परिस्थितियों में हम एक कैसी कह सकते हैं कि सरकार स्थिर है और पूरे प्रदेश में घोर प्रशासनिक अराजकता व्याप्त हो गई है। अब तो लोगों की जनभावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए हमें विधानसभा का सत्र बुलाना पड़ेगा। ये तो पहले भी कर रहे थे, पहले दिन से कर रहे थे। पिछले 5 महीनों में 4 दफे हमने अपनी बहुमत सिद्ध करी है। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू आज चेन्नई दौरे पर हैं। उपराष्ट्रपति ने आज कन्वोकेशन ऑफ द ग्रेट लेक्स इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के दीक्षांत समारोह को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। 2025 तक इसके $5 ट्रिलियन होने की संभावना है। उन्होंने कहा कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत का उज्जवल स्थान है। उन्होंने कहा कि विदेशी निवेशकों के लिए भारत आकर्षण का प्रमुख केंद्र है। उपराष्ट्रपति ने छात्रों से वैश्विक स्तर का कौशल हासिल करने की बात कही है। I expect from the management institutions like yours to expand their horizons to provide solutions to these sectors. I am happy to learn that your institution has been awarded the prestigious Atal Innovation Mission grant to set up an incubator. This, along with competency in artificial intelligence, IoT, machine learning, algorithmic analytics and blockchain will encourage young students and researchers to experiment with new ideas and innovations. You have created a simulated ecosystem to promote innovation among young entrepreneurs. The Tinkering Clinic, Mentor Clinic, Consulting Clinic, Design Clinic will allow the growth of many new ideas and foster innovation and entrepreneurship. विदेश मंत्री सुषमा स्वराज किर्गिज गणराज्य की राजधानी बिश्केक में आज से शुरू होने जा रही शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ की 2 दिवसीय बैठक में हिस्सा लेंगी। बैठक में आतंकवाद सहित विभिन्न सामयिक मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है। ये दूसरा मौका है जब भारत विदेश मंत्रियों की परिषद बैठक में एससीओ के पूर्ण सदस्य के तौर पर शामिल हो रहा है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज इस बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। बिश्केक में सुषमा स्वराज एससीओ के विदेश मंत्रियों के साथ किर्गिज राष्ट्रपति सूरोनबाई जीनबेकोव से संयुक्त मुलाकात भी करेंगी। पिछले महीने रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने बिश्केक में एससीओ के रक्षा मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लिया था। भारत 2017 में इस समूह का पूर्णकालिक सदस्य बना था।
भारत एससीओ और इसके क्षेत्रीय आतंकवाद रोधी ढांचे के साथ सुरक्षा संबंधी सहयोग को गहरा करना चाहता है। आरएटीएस के दायित्वों में सुरक्षा और रक्षा संबंधी मुद्दों का समाधान करना शामिल है। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के लिए हुए चुनाव में जोको विडोडो ने दूसरी बार जीत हासिल की है। उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी पूर्व जनरल प्राबोवो सुबियांतो को हराकर ये जीत हासिल की है। जोको विडोडो के 55.5%, जबकि पूर्व जनरल प्राबोवो सुबियांतो को 44.5% वोट मिले हैं। विडोडो ने दुनिया के तीसरे सबसे बड़े लोकतंत्र में कुल 154 मिलियन वोटों में से 85 मिलियन के साथ जीत हासिल की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया के राष्ट्रपति पद के चुनाव में जोको विडोडो को लगातार दूसरी बार जीत दर्ज करने पर बधाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट संदेश में कहा कि दो बड़े लोकतंत्रों के रूप में हमें लोकतंत्र के सफल उत्सव पर गर्व है। हम आपके और इंडोनेशिया के लोगों की बेहतरी की कामना करते हैं। उन्होंने कहा कि जैसा कि हमारे देश ने हमारे राजनयिक संबंधों के 7 दशकों को चिन्हित किया है, मैं हमारी द्विपक्षीय व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और गहरा करने के लिए आपके साथ काम करने के लिए तत्पर हूं। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर आज देश भर में उन्हें याद किया जा रहा है। इस मौके पर उनकी समाधि वीरभूमि पर प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया, जहां पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी समेत कई नेताओं ने उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। 20 अगस्त 1944 को जन्मे राजीव गांधी 1984 से 1989 के दौरान देश के प्रधानमंत्री रहे। राजीव गांधी को देश का सबसे कम उम्र का प्रधानमंत्री बनने का गौरव हासिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि दी है। राजधानी दिल्ली के वेंकटेश्वर स्वामीवारी मंदिर में 11 दिवसीय ब्रह्मोत्सवम का कल 5वां दिन था। ब्रह्मोत्सवम के 5वें दिन कल्याणोत्सव का प्रदर्शन किया गया। भगवान बालाजी के भक्त 25 मई तक इस 11 दिवसीय वार्षिक ब्रह्मोत्सवम में भाग ले रहे हैं। वेंकटेश्वर स्वामीवारी मंदिर का संचालन करने वाला तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम भगवान ब्रह्मा के सम्मान में साल 2014 से ब्रह्मोत्सवम समारोह आयोजित करता रहा है। महोत्सव के दौरान भगवान वेंकटेश्वर को श्रीदेवी और भूदेवी के साथ अलग अलग रथ पर ले जाया जाएगा। विभिन्न पूजा और सांस्कृतिक कार्यक्रम समारोह आकर्षण का मुख्य केंद्र हैं। वाहन सेवा देखने और मंदिर में पूजा करने के लिए श्रद्धालुओं के लिए भी काफी व्यापक इंतजाम किए गए हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रमों के अलावा कांचीपुरम साड़ियों, रेशमी कपड़ों के अलावा कई स्टॉल भी लगाए गए हैं। यहाँ उत्तर भारत में भगवान बालाजी का तीसरा मंदिर है। अन्य 2 मंदिर हरियाणा के कुरुक्षेत्र और उत्तराखंड के ऋषिकेश में स्थित हैं। We have made all arrangements every day evening, so it is so that God comes to the earth, and every day he is taken into one of the vahana. Every day there is a parikrama outside the Delhi. Every day there is a abhishekam program. Every day there is a havan. So all these programs happen every day. My request to all those devotees who go to Tirumala is that during 11 days, please bring those people of NCR who cannot go to Tirumala because of financial reasons or any other reasons. Let them come here. This temple belongs to Tirupati Devasthanam only. और इसी के साथ फिलहाल खबर दोपहर में इतना ही। आप बने रहिए राज्यसभा टीवी के साथ। नमस्कार।